गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सभी बच्चे जल्दी से एक बार आ जाइए और क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक से होंगे और जो कुछ भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा और रिवाइज़ कर लेना। कल की क्लास की जो पीडीएफ थी वो आप लोगों की अपलोड हो चुकी है, तो कोई भी बच्चे बहाने नहीं बनाएगा कि पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों की अपलोड हो गई है, एक बार उसको पढ़ लेना। जो कुछ भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ पीपीटी में या पीडीएफ में, तो वो बच्चों ने डिमांड की थी कि मैम जो अभी आप बोर्ड में पढ़ा रहे हो वो हमें प्रोवाइड करवा देना, तो वो सारा प्रोवाइड करवा दिया है। इसके अलावा आप में से काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो कि प्रिंट आउट निकाल के पढ़ते होंगे। ठीक है, तो बेटा जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आप सभी को प्रिंट आउट निकालने के लिए भी अलग से पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी। तो जैसे अभी यहाँ पर जो भी आपको पीपीटी मिल रही है, जो भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ, तो उसमें पेजेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। जैसे एक पेज में सिर्फ 2 लाइन है, 3 लाइन है, बड़े बड़े डायग्राम है। तो जब आप उनको प्रिंट आउट निकालोगे तो फालतू में ज़्यादा पेज भी ख़राब होंगे और आप लोग के ज़्यादा रुपीज़ भी वेस्ट जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको बता दूं कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आप लोगों को अलग से मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी हर चैप्टर की, बुक फॉर्म में। जैसे बुक पढ़ते हो आप बिल्कुल वैसे ही वह लिखा हुआ होगा। और उसका जब आप प्रिंट आउट निकलवाओगे तो 2 या 3 पेज में पूरा का पूरा चैप्टर आपका उसमें दिया गया होगा और पॉइंट्स वाइज दिया हुआ होगा, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब सभी बच्चे एक बार जल्दी से मुझे ऑडियो और वीडियो ठीक है या नहीं फटाफट से बता दो। ठीक है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आप लोग के कमेंट देखूं जब तक कि ऑडियो और वीडियो ठीक है या नहीं है। बताओ बच्चों जल्दी से। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते प्रणाम। आइए सभी बच्चे, ठीक है, सब ओके है? ठीक है, सब सही है, चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, और जिसमें बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो आज उसी को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। और हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था सलाइवरी ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी लार ग्रंथियां हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर आज लीवर। ठीक है, तो सभी आ जाओ बच्चों, फटाफट से, टाइम से आया करो, लेट आते हो सभी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लीवर के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब लीवर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है कि लीवर कहाँ पर उपस्थित है, कहाँ पर लीवर पाया जाता है। सबसे पहले यह बात हम लोगों की यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो लीवर की अगर आप यहाँ पर बात करो तो एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एक शब्द आता है जिसको हम सभी कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और हिंदी में इसे कहा जाता है उदर गुहा। क्या कहा जा रहा है? उदर गुहा। अब जब कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भी हमारा लीवर है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो आंसर करना है उदर गुहा में पाया जाता है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर तुरंत आता है कि ये जो एब्डोमिनल कैविटी है यह क्या है, क्या होती है एब्डोमिनल कैविटी? तो नॉर्मली तौर पर आप एक शब्द यूज करते हो पेट। कल की क्लास में भी मैंने बताया था पेट। छाती के नीचे का जितना भी हिस्सा होता है उसको हम पेट कहते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम स्टमक जो होता है, अमाशय होता है, वो पेट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पेट में सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एब्डोमिनल कैविटी कहते हो तो इसको हम सभी उदर गुहा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो एक नॉर्मलाइज चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा फेस है। ठीक है, खुश रहा करो, चलो, और ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी है। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा शरीर है। ओके, अब शरीर की अगर हम बात करें तो गर्दन के नीचे अगर हम देखें तो गर्दन के नीचे ये जो पूरा का पूरा हिस्सा होता है यह कैसा है? खाली हिस्सा होता है। और इस खाली हिस्से में सभी तरह के ऑर्गन्स अरेंज किए गए हैं, यानी सभी तरह के जो अंग हैं वो बड़े ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर लगा करके रखे गए हैं। ठीक है, तो गर्दन के नीचे अगर आप देखो तो सारे अंग बिल्कुल बढ़िया से कॉम्पैक्ट व्यवस्थित तरीके से एकदम लगे हुए हैं।
अब जो भी यह कैविटी होती है, जो भी यह गुहा होती है, इसको दो भागों में हम सभी बांट करके यहाँ पर पढ़ते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। उसे क्या कहा जाता है? थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। और हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा? तो आंसर करना, इसे हम कहते हैं वक्ष गुहा। हिंदी में हम इसे वक्ष गुहा कहते हैं। जबकि निचला हिस्सा जो हमारा होता है उसे हम सभी क्या कहेंगे? एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी के नाम से जानते हैं। और हिंदी में हम सभी इसे उदर गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? उदर गुहा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वक्ष, वक्ष मतलब छाती वाला हिस्सा। तो आपका जो फेफड़ा हो गया, हृदय, हार्ट जो हुआ, वो कहाँ पर पाया जाता है? वक्ष कैविटी यानी वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके स्टमक, अमाशय के बारे में, लीवर यानी यकृत के बारे में, किडनी के बारे में, छोटे आंत, बड़ी आंत के बारे में, तो ये सभी कहाँ पर पाए जाएंगे? तो आंसर करना कि ये सभी के सभी एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा में आते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो किसी के पेट में दर्द हुआ, अब पेट में दर्द हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर क्या कहता है कि अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए या फिर सोनोग्राफी करा लीजिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि मैम अल्ट्रासाउंड तो तब किया जाता है जब कोई माँ बनने वाली होती है, तो उसके बेबी को देखने के लिए यह किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सभी अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करें तो उसमें अल्ट्रासाउंड में जो अलग अलग तरंगें होती हैं, ठीक है, उसके माध्यम से बॉडी के अंदर जो कुछ भी है उसको स्क्रीन में देखा जा सकता है, अल्ट्रासाउंड। तो मान लो आपको दर्द हुआ पेट में, तो डॉक्टर क्या लिख देता है कि भाई अल्ट्रासाउंड करवा के आइए, और उसमें लिखा होगा एब्डोमिनल कैविटी का अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो एब्डोमिनल कैविटी मतलब जो चेक करेगा, जेल लगा करके अल्ट्रासाउंड जब करेगा तो आपका अमाशय, स्टमक भी देखेगा, आपकी किडनी को भी देखेगा। अगर आप लड़की हैं तो यूट्रस जो होता है, ठीक है, गर्भाशय वाला इलाका होता है, ओवरी वाला इलाका होता है, वो सारा सब कुछ वहाँ पर देखा जाएगा, स्क्रीन में देखा जाएगा, है ना। तो वहाँ पे जो डॉक्टर है वह क्या लिखे? उन्होंने पर्टिकुलर एक शब्द नहीं लिखा कि किडनी के बारे में बताओ, क्योंकि डॉक्टर जब आपका चेकअप कर रहा है तो उसे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है, कि पेट में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वो लिखता है कि एब्डोमिनल कैविटी की यानी उदर गुहा का अल्ट्रासाउंड आप कराइए, है ना। तो आप सभी को समझ आ गया एब्डोमिनल कैविटी का क्या मतलब है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा। वक्ष गुहा मतलब आपका जो हृदय है और आपका फेफड़ा है, फेफड़े हैं, वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं? तो आंसर करना वक्ष गुहा में पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो जो छाती वाला हिस्सा होता है और छाती वाले जो हिस्सा होता है उसके नीचे डायफ्राम पाया जाता है, फेफड़े के नीचे डायफ्राम पाया जाता है। तो जो डायफ्राम एक अंग होता है और वही इस पूरी कैविटी को, इस गुहा को दो भागों में बांटता है। पहला होता है वक्ष गुहा और दूसरा जो होता है वह क्या होगा यहाँ पर? उदर गुहा। इंग्लिश में थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी हम इसको यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है? चलो बहुत अच्छे। चलिए मैम आपकी शादी पिछले साल नहीं हुई थी? अरे बच्चों तुम लोग शादी के चक्कर में कहाँ पड़े हो? अभी हुई थी 30 तारीख को, अभी 1 महीने भी नहीं हुआ मेरी शादी। ठीक है, फिर भी मैं तुम लोगों को पढ़ाने आ गई हूँ, कहीं नहीं गई हूँ मैं घूमने घामने भी। चलो अब पढ़ाई कर लो फटाफट से। प्रैक्टिस सेट कब मिलेगा? मिलेगा, जल्दी मिलेगा, रुक जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यकृत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा लीवर होता है, जो भी हमारा यकृत होता है, वो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाई जाती है, सबसे बड़ी ग्लैंड यहाँ पर कहलाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर इंटरनल ऑर्गन यानी हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में बात हो रही है तो जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, वो भी यकृत यानी लीवर ही होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि इसका भार लगभग कितना होता है? तो 1.2 से लेके मतलब 1200 ग्राम यानी 1 किलो 200 ग्राम से लेकर के या लगभग 1.5 किलो के आसपास यहाँ पर होता है। ठीक है,
तो आप मान सकते हो 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम तक इसका भार यहाँ पर होता है, वरी करता है। अलग अलग शरीर में अलग अलग इसका भार हो सकता है, लेकिन जो एवरेज भार हम सभी लेकर के चलते हैं वह कितना होगा, 1.3 या 1.5 किलोग्राम के आसपास ही यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आई। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। जब कभी भी हम लीवर के बारे में बात करते हैं तो जो लीवर होता है उसे हम बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मैंने क्या पढ़ दिया, देखो मैंने कहा बाइलोब्ड, और हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा, द्विपालीय कहा जाता है। अब क्या मतलब होता है बाइलोब्ड का, क्या मतलब होता है यहाँ पे द्विपालीय का, तो बेटा द्वि, बाई मतलब दो और लोब मतलब होता है गोलाकार आकृति। तो जब कभी भी आप यकृत को देखेंगे तो यकृत दो गोलाकार आकृति का बना हुआ दिखाई देता है। कैसे, जैसे अगर आप इसे देखो तो ये पूरा का पूरा यकृत यहाँ पर है ना, ये पूरा का पूरा यकृत है। लेकिन अगर आप और ध्यान से देखें तो इस यकृत में एक लोब, एक गोलाकार आकृति कुछ इस तरह की लग रही है और एक गोलाकार आकृति कुछ इस तरह की लग रही है। तो यह कैसा है, बाइलोब्ड होता है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, द्विपालीय संरचना कौन सा अंग दिखा रहा है, और आपको तुरंत यहाँ पर आंसर करना है कि जो अंग यहाँ पर होगा हमारा वह कौन सा होगा, तो आंसर करना लीवर यहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट होगा कि यह कहाँ पर स्थित है, तो वक्ष गुहा के नीचे की तरफ है, यानी जो भी आपकी छाती है उसके निचले हिस्से में स्थित है, उदर गुहा में है और बीचों बीच यह है, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बीचों बीच यह आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब कभी भी हम लीवर के बारे में बात करेंगे, यकृत के बारे में बात करेंगे, तो जो भी यकृत होता है उसको साइंटिफिक तरीके से हम एक शब्द से जानते हैं जिसको हम कहते हैं हिपैटिक। हिपैटिक या हेपेटिक जो भी आपको लिखना है, मैं इसको हिपैटिक लिखती हूँ। ठीक है, हिपैटिक। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है हिपैटिक। क्या मतलब होता है हिपैटिक का? हिपैटिक का मतलब होता है यहाँ पे हमारा हृदय, यकृत। ठीक है, तो जहाँ पर भी बात होती है यहाँ पे यकृत के बारे में, लीवर के बारे में, वहाँ पे हमेशा हिपैटिक शब्द का यूज किया जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक यकृत है और जो यकृत है उसकी सेल्स, यानी उसकी जो कोशिकाएं हैं, उसकी जो सेल्स हैं यानी कि जो कोशिकाएं हैं, उनको क्या यहाँ पर कहा जाएगा? तो भाई सिंपल सी बात है कि जो सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं यकृत में, यकृत की जो सेल्स होती हैं उनको हम सभी क्या कह सकते हैं यहाँ पर? हिपैटिक सेल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हिपैटिक कोशिकाएं, हम इनको यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर बाई चांस कभी भी आपके एग्जाम में यह पूछा जाए कि यकृत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं या फिर यकृत किन कोशिकाओं का बना हुआ होता है, किन सेल्स का बना हुआ होता है, तो आप सभी आंसर कर सकते हैं हिपैटिक सेल्स का यह बना हुआ होता है, हिपैटिक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। क्योंकि हमें यह पता है कि जो हिपैटिक शब्द है वह यकृत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ओके, अच्छा एक बच्चे ने पूछा है कि थोरेसिक कैविटी चेक करने के लिए, तो बेटा देखो अगर आपके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग फेज में कोई दिक्कत होती है, तो जनरली डॉक्टर आपको कहते हैं कि एक्सरे करवा लो ताकि कफ वगैरह का पता चल जाए। और अगर हृदय की दिक्कत हो रही है तो ईसीजी कराने के लिए कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से ग्राफ बनाया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना, और उससे कोई भी अगर दिक्कत है, हृदय की कोई भी समस्या है तो उसके बारे में पता लगाया जाता है। ओके, चलो ठीक है। मैम आज आपकी स्माइल कहाँ है? यही है, यही। अभी पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ ना, मुझे ये लगता है कि मैं जो समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बस इसीलिए समझाने में लगी हुई हूँ। ठीक है, चलो
क्योंकि कई बच्चे आप में से नए भी होंगे ना, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया होगा, फिर उन्हें ऐसा लग रहा होगा मैम क्या पढ़ा रही है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सरल शब्दों में मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट आता है कि जब हम लीवर के बारे में बात करते हैं तो लीवर किसके माध्यम से अपना कार्य करता है। तो आंसर करना कि अगर आप यहाँ पर यकृत के लोब्यूल्स के बारे में बात करते हो, यकृत के लोब्यूल्स के बारे में बात करते हो, तो इसे हम यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारी यकृत की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके माध्यम से हमारा यकृत बहुत अच्छे से काम यहाँ पर करता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे लोब्यूल्स क्या है? बेटा यही क्या है? हमारा लोब्यूल है। यही हमारा क्या है? यहाँ पर लोब्यूल है, ठीक है। तो इस लोब्यूल के माध्यम से ही जो भी हमारा यकृत होता है वो बहुत ही अच्छे से कार्य करता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों, सभी को थैंक यू। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारा लेब्यूल है, यानी इस तरीके से हमारा लीवर है, इस तरीके से हमारा लीवर है, ठीक है। अब जब लीवर की हम बात करते हैं तो लीवर एक बहुत ही पतले आवरण से घिरा हुआ होता है, एक बहुत ही पतले आवरण से घिरा हुआ होता है। और उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ग्लीसन का कैप्सूल। तो बहुत सिंपल बात है, देखो जो भी अंग होते हैं उनके ऊपर चारों तरफ कोई ना कोई कवरिंग हमें दिखाई देती है। जैसे अगर आप यकृत के बारे में बात करो तो यकृत के चारों तरफ भी आपको एक आवरण, एक लेयर दिखाई देगा जो उसको सुरक्षित करने के लिए होता है। जैसे हृदय की अगर हम बात करते हैं तो जो हृदय होता है उसके चारों तरफ भी आपको एक आवरण, एक लेयर दिखाई देता है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। अगर आप अपने मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं तो मस्तिष्क के चारों तरफ भी आप सभी को एक आवरण यहाँ पर दिखाई देता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप बात करते हो लीवर के बारे में तो लीवर के चारों तरफ कुछ संयोजी ऊतक का या कह सकते हो कनेक्टिव टिश्यू का एक आवरण दिखाई देता है जिसे हम ग्लीसम कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी तक तो प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन आने वाले टाइम पे पूछा जा सकता है कि यह बताओ कि यकृत के चारों तरफ जो आवरण पाया जा रहा है, ऊतक का एक कवर पाया जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर करना, उसे हम ग्लीसन कैप्सूल के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बेटा अभी लीवर का फंक्शन मैंने बताया नहीं है, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, अभी बताऊंगी। अभी जस्ट मैं बता रही हूँ कि कैसा दिखता है, उसका भार कैसा है, उसका आवरण कैसा है। अभी कार्य भी मैं बताऊंगी, रुको रुको रुको, थोड़ा धैर्य रखो, अभी खाना बना रही हूँ, खिलाऊंगी मैं सबको, परेशान मत हो। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जब कभी भी हम लीवर के बारे में बात करेंगे, यकृत के बारे में बात करेंगे, तो जो हमारा यकृत होता है उससे कुछ रसायन निकलता रहता है, उससे कुछ केमिकल निकलता रहता है, और वो जो रसायन होता है उसका क्या नाम होता है? तो यकृत की अगर हम बात करें तो यकृत से निकलता है बाइल जूस। यकृत से क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है। और ये जो बाइल जूस होता है इसको हम सभी हिंदी में पित्त रस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पित्त रस के नाम से हम सभी इसको यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। पित्त रस जो होता है वह पीले रंग का एक रसायन होता है, एक केमिकल होता है जो कहाँ से निकल रहा है बच्चों? यकृत से वह निकल रहा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है, एक क्वेश्चन और अलग से पूछा जाता है कि यह बताओ कि जो यकृत होता है क्या यह किसी तरह का एंजाइम निकालता है? क्या यह किसी तरह के पचाने के लिए एंजाइम निकालता है? तो आंसर करना नहीं। यकृत, लीवर किसी भी तरह का कोई भी एंजाइम नहीं निकालता, उसके बदले यह क्या निकालता है? बाइल जूस निकालता है, जिसको हम सभी पित्त रस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और यह पीले रंग का दिखाई देता है, येलो कलर का दिखाई देता है, हल्के पीले कलर का यह दिखाई देता है। नेक्स्ट
बात आती है इसके पीएच के बारे में, ठीक है। आप सभी ने शब्द सुना होगा पीएच। अच्छा, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ, पीएच की क्या फुल फॉर्म होती है, बताइए फटाफट से। तो बच्चों, जब कभी भी हम पीएच के बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि गलत है। अगर आप सभी पीएच के बारे में बात करें तो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। अभी पिछले साल रेलवे का जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, है ना, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस काफी आए थे। पर एसएससी में तो थोड़े एडवांस ही आते हैं, पर फिर भी बेसिक चीजें हमेशा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पीएच की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा वो उतना ही एसिडिक यानी अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। जिसमें जितना ही कम हाइड्रोजन आयंस होंगे वह अल्कलीन यानी बेसिक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। सिंपल है ना। फिर भी मैंने बता दिया, आप में से काफ़ी बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता था तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, हम सभी अभी सीख ही रहे हैं, ठीक है। नहीं पता था तो नहीं पता था, अब जान गए। तो पीएच का क्या मतलब है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ओके, तो अगर आपसे कभी पीएच का बाइल जूस का पीएच पूछे तब आप क्या करोगे? तो भाई देखो, पीएच की अगर हम बात करें तो हमारे पास पाया जाता है पीएच स्केल, है ना, और एक 7 होता है, यहाँ पे 14 लिख लो, यहाँ पे 0 या 1 लिख लो, जो भी लिखना है। 7 अगर है तो इसे कहते हैं न्यूट्रल, उदासीन। अगर 7 से कम होता जा रहा है, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पर एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा यानी अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। और अगर 7 से ज़्यादा है, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर अल्कलीन नेचर का हो जाएगा, जिसको आप सभी हिंदी बेसिक भी बोलते हैं इसको, और हिंदी में क्षारीय प्रवृत्ति का यह हो जाएगा। तो जब कभी भी हम बाइल जूस के बारे में बात करते हैं बेटा, तो बाइल जूस का कभी भी एक्यूरेट पीएच नहीं पूछा जाता। फिर भी जिन बच्चों को लिखना है वो लिख सकते हैं 7.4, 7.6 से लेकर के 8.4 के आसपास पीएच होता है, लेकिन कभी भी नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं नहीं लिखा रही हूँ। लेकिन आपसे यह पूछा जा सकता है कि पित्तरस अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, ये पूछा जाता है और ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेगा कि यह अल्कलीन इन नेचर, अल्कलीन इन नेचर, और हिंदी में अगर हम बात करें तो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का यह होता है। इस चीज को आप लोग यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर पित्त रस के बारे में बात करें तो पित्त रस का क्या फंक्शन होता है, ये क्या काम यहाँ पर करता है, पित्त का क्या काम होता है? तो आंसर आपको करना है कि पित्त की अगर हम बात करें तो इसका जो फंक्शन है, काम है, वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। हिंदी में इसे हम कहेंगे वसा का इमल्सीकरण। चलो नोट कर लो, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का इमल्सीकरण। अब ये इमल्सीकरण का क्या मतलब है? कुछ बच्चे कह रहे पाइसीकरण, नहीं, इमल्सीकरण, ठीक है। इमल्सीकरण का क्या मतलब होता है? अब देखो, आजकल सरल लैंग्वेज में बताती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने अपना खुद को समझाने के लिए समझा, ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। चलो कमेंट में बीच बीच में देखती रहती हूँ ना कि कहीं बफरिंग तो नहीं हो रही। वैसे नहीं हो रही है ना अभी कुछ दिनों से बफरिंग, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे एक सिंपल वे में समझाती हूँ। अब तो जैसे बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो इन्वर्टर चलने लगते हैं, जनरेटर चलने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम छोटे थे ना तो हम लोग क्या करते थे कि पढ़ते थे, जैसे ही लाइट जाती थी तो हम सभी मोमबत्ती जला लेते थे, कैंडल्स जला लेते थे।
आज भी ज़्यादा तौर से कुछ काम नहीं करता तो हम बेसिकली कैंडल्स जला लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कि पापा कहते थे कि पढ़ाई करो, तो हम लोग पूरा मन लगा के एक्टिंग कर करके पढ़ाई करते थे कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे ही वो चले जाते थे दूसरे रूम में या बाहर चले जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, खेलने लगते थे। तो खेलते कैसे थे कि उठ तो सकते नहीं वहाँ से, क्योंकि पापा बीच बीच में झाँक के देख रहे हैं कि पढ़ रहे हैं बच्चे कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि मोमबत्ती उठा के उसमें से छोटे 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 ड्रॉप्स, छोटी 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 बूंदे अपने टेबल में सजाना शुरू कर देते थे, छोटी छोटी बूंदे छोटी छोटी। और फिर जब वो सूख जाती थी तो उसको उठा करके हम लोग आग के पास, मतलब मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है, जो ज्वाला होती है, उसके पास ले जाके उसको पिघलाते थे। तो जब कभी भी मोम पिघलता है तो ध्यान रखना कि वह किनारों से पिघलना शुरू होता है ना, और पिघलते 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 वो मुलायम हो जाता है और फिर उसके बाद वो सेंटर से पिघलता है। ऐसे ही होता है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही इमल्सिफिकेशन को भी आप समझ लो। जो कुछ भी आप सभी खा रहे हैं, ठीक है, उसमें वसा की मात्रा है। आपने समोसा खाया, आपने ब्रेड पकौड़ा खाया, आपने छोले भटूरे खाए, पकौड़ी खाई, पूड़ी खाई और पराठे खाए, और जो कुछ भी आपने खाया, मतलब आपने तेल का सेवन किया है, घी का आपने सेवन किया है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे अंतर बता दूँ, जो घी होता है अगर आप उचित मात्रा में लेते हैं तो कभी भी यह आपका फैट यानी कि वसा नहीं बढ़ाता, वजन नहीं बढ़ाता। ये हमेशा आपके शरीर में लुब्रिकेंट की तरह, एक सहायक पोषक तत्व की तरह काम करता है। जबकि तेल की अगर आप बात करते हो तो तेल जो होगा वो अपने हार्मफुल इफेक्ट देता है या दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो हमने खूब ज़्यादा वसा खाया, अब वसा को पचाने की ज़रूरत है। तो वसा को किसके माध्यम से पचाया जाता है? पित्त रस के माध्यम से पचाया जाता है। अब कुछ बच्चे जब इतना पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि बाइल जूस से ही वसा पचता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स हैं, उनसे भी वसा का पाचन होता है, लेकिन बाइल जूस भी वसा के पाचन करने में सहायक होता है। और जो कुछ भी आपने वसा खाया उसको सरलतम भाग में उसको पिघलाने का काम, उसको कहीं ना कहीं सिंपलर फॉर्म में बनाने का काम कौन कर रहा है? बाइल जूस, पित्त रस कर रहा है। और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम सभी क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, ठीक है। इमल्सीकरण इसको हम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, याद ताज़ा हो गई है। स्वतंत्र, आप बेटा लगता है कि लेट आए हो। मैंने आपको क्या कहा कि प्रिंट आउट निकालने वाली पीडीएफ आपको जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ओके, ठीक है। मैम नोट नहीं कर रहा हूँ, अभी समझ रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। चलो, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। चलिए, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है कि जब जो भी हमारा पित्तरस निकल रहा है तो लीवर कभी भी पित्तरस को यहाँ पे निकाल सकता है। पर मान लो कि अभी हमें इमल्सिफिकेशन नहीं करवाना, हमें अभी यहाँ पर वसा का पाचन नहीं करवाना, तो ये पित्तरस तो वेस्ट हो गया ना, या फिर शरीर के एक भाग से दूसरे भाग कहीं और जाने लगा तो दिक्कत पैदा करेगा। तो इसीलिए जो भी यहाँ पर पित्तरस होता है वह आकर के एक स्पेशल ऑर्गन यानी कि एक विशेष अंग में आकर के स्टोर होता रहता है, और उसे क्या कहा जाता है? गैल ब्लडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल ब्लडर यानी पित्ताशय कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इसे कई बार पित्त की थैली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जा रहा है? पित्त की थैली या पित्ताशय के नाम से भी इसको यहाँ पर जाना जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो लीवर होता है, लीवर से बाइल जूस निकल रहा है, लेकिन बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है? कहाँ पर स्टोर होता है? तो लिखो यहाँ पर स्टोर्ड इन, यानी कहाँ पर संग्रह हो रहा है उसका?
कहाँ पर संचयित हो रहा है? तो आंसर करना कि गैल ब्लडर यानी पित्ताशय में यह संग्रहित होता है। और जब कभी भी पाचन की आवश्यकता होती है तो इसी गैल ब्लडर से, इसी पित्ताशय से धीरे धीरे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती है, उसमें जब वसा को पचाना होता है तो यहीं से धीरे 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 करके जो पित्त रस है वह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में गिरता रहता है या पहुंचता रहता है। आई बात समझ यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछो फटाफट से। चलिए, पित्त की थैली, बहुत बढ़िया, ओके। तो यहाँ पर मैंने जो पढ़ाया एक बार फिर से बता देती हूँ। जो भी यकृत होता है, यकृत से बाइल जूस निकलता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, अल्कलीन नेचर का होता है, और यह वसा को पचाने में मदद करता है। और इस प्रक्रिया को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, जब यह निकल रहा होता है तो यह एक विशेष अंग में जाकर के, स्पेशल ऑर्गन में जाकर के स्टोर होता है और उसे क्या कहा जाएगा? गैल ब्लडर यानी कि पित्ताशय यहाँ पर कहा जाता है। और जब कभी भी वसा को पचाना होगा तो गैल ब्लडर यानी पित्ताशय से ही यह धीरे 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 ड्रॉप करके हमारी छोटी आंत में गिरता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, मैम आवाज़ बहुत कम आती है। बेटा इधर से तो बिल्कुल फुल है, आवाज़ बिल्कुल फुल है। कोई बात नहीं, ईयरफोन लगा के कुछ दिन सुन लो, फिर ठीक कराते हैं इसे भी। ठीक है, चलो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है? ओके। अब इसके बाद हम सभी एक नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं इंस्फिंक्टर ऑफ द ओडी। एक शब्द मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी जिसे हम कहते हैं इंस्फिंक्टर ऑफ द ओडी। नोट मत करना, अभी मैं आपको समझा रही हूं, पहले उस चीज को समझो। ठीक है, अब यहां पर बात होगी ओडी का इंस्फिंक्टर या फिर इंस्फिंक्टर ऑफ द ओडी। अब ये क्या होता है, इसकी चर्चा मैं क्यों यहाँ पर कर रही हूँ उसको समझो। अच्छा, आप सभी के घर में नल है, टैप है, ठीक है, जिसको नल का, नल, टैप ऐसे अलग अलग नामों से जानते होंगे। तो जब हम नल को देखते हैं तो नल को घुमाते हैं, ठीक है, तो पानी नीचे की तरफ निकल रहा है। जब वापस उसको हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब वापस उसके स्थान पे रख दें इस तरीके से घुमा करके, तो पानी निकलना बंद हो जाता है। तो उसे कहते हैं टोटी। ठीक है, यहाँ पे हमारी तरफ टोटी कहते हैं। तो नल की टोटी मतलब जिससे पानी का गिरना और बंद होना कंट्रोल हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नल की टोटी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा लीवर है, जो हमारा गैल ब्लडर यानी पित्ताशय है, उसमें से कितना पित्त रस और कब, किस समय कितना पित्त रस कहाँ पे पहुंचे? इंटेस्टाइन में गिरेगा। इस बात का ध्यान रखने का काम एक टोटी यानी एक इंस्फिंक्टर करता है, एक नल, एक टैप करता है, और उसी को हम सभी क्या कहते हैं? ओडी का इंस्फिंक्टर कहते हैं। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि यह बताइए उस द्वार का नाम बताइए, उस डोर का नाम बताइए, उस इंस्फिंक्टर का, उस नल का नाम बताइए, ठीक है, जो क्या काम कर रहा है? यहाँ पर पित्त नली खोल रहा है। पित्त नली मतलब जहाँ से पित्त आ रहा है, जहाँ से बाइल जूस आ रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने का काम कि कब वह निकलेगा, कब वह बंद होगा, इसको पूरी तरीके से संरक्षित करने का काम, सुरक्षित करने का काम, नियंत्रित करने का काम, कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? ओडी का इंस्फिंक्टर यहाँ पर करता है। बात आई समझ सभी को? ठीक है, इंस्फिंक्टर करता है, वेरी गुड, इंस्फिंक्टर करता है। ठीक है, चलिए डन है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट अब नहीं होगा। ओके, तो हमने क्या देखा कि बेटा ये है आपका लीवर, ठीक है, लीवर के पीछे की तरफ ये है गैल ब्लडर, ठीक, और यहाँ से जो नली होती है कि इस तरीके से पीछे की तरफ आकर के इधर छोटी आंत में खुल रही है, और उसी को हम सभी क्या कह रहे हैं? ओडी का इंस्फिंक्टर यहाँ पर कहते हैं।
अच्छा, एक चीज आप लोगों ने और देखी होगी कि कई बार कुछ लोगों को पित्ताशय में यानी कि गैल ब्लैडर में पत्थरी हो जाती है, स्टोन्स हो जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसका ट्रीटमेंट करवाने से वो ठीक हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। किडनी में अगर पत्थरी हो गई है तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर गैल ब्लैडर यानी पित्ताशय में पत्थरी हो गई है तो उस पित्ताशय को काट करके बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है, पूरी तरीके से। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में आएगा कि मैम अगर पित्ताशय को काट के हमने बाहर निकाल दिया और वह व्यक्ति खाना तो खाएगा ना, बिल्कुल खाएगा, तो अगर उसने तेल का सामान खा लिया, तेल के आइटम्स, फूड आइटम्स खा लिए, तो अब तो वो बीमार हो जाएगा। हाँ, कुछ परेशानी ज़रूर होती है कि जब तेल, इन सब चीज़ों को वह ज़्यादा खाएगा तो उसको अपच की समस्या होगी, खट्टी ढकारे आना, खाना का सही तरीके से नहीं पचना, इस तरह की दिक्कत होती है। लेकिन इसका एक देसी जुगाड़ मैं आपको बताती हूँ कि आपके परिवार में अगर किसी का भी गैल ब्लैडर का ऑपरेशन हो, ठीक है, तो उनको एक ही सजेशन देना कि 15-20 दिन खूब दबा करके पपीता और लौकी खाइए, ठीक है, और पपीता, लौकी, खीरा ये सब खा सकते हैं। लौकी को उबाल लो और खा लो, उसका रायता बना के खा लो या ऐसे ही खा लो, पपीता खा लो, ठीक है, खीरा खा लो। तो अगर 20-25 दिन आप खूब ज़्यादा ये सब खाएंगे ना तो बाद में अपच की समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक देसी जुगाड़ मैं आपको बता रही थी, बाकी सबकी बॉडी अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। मुझे हुआ था मैम, ओके, हाँ, पर बस यही है कि अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते रहते हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा पीते हैं तो अपच जैसी समस्या नहीं होती। लेकिन जनरली मैंने जो देखा है, जो शिकायतें आती हैं मेरे पास, उसमें मैंने यही देखा है कि किसी का गैल ब्लैडर अगर नहीं है तो उनको अपच की समस्या हो जाती है जब वो बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अब हमारा आता है यहाँ पर पैंक्रियास। और पैंक्रियास की अगर हम यहाँ पर बात देखें तो जो पैंक्रियास है वह क्या है? पैंक्रियास को हम सभी अग्नाशय के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले परेशान मत होना। क्यों परेशान मत होना? यही चीज़ यहाँ पर हिंदी में भी लिखी है, यही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी है, तो बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, और जो आपको PDF मिलेगी उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, तो परेशान मत होना। पैंक्रियास की अगर हम बात करते हैं तो यह कैसा दिखाई देता है? एक पत्ती की तरह, एक लीफ की आकृति का दिखाई देता है। और इसको हिंदी में हम सभी पैंक्रियास को अग्नाशय यहाँ पर कहते हैं। और आपको मैंने यह भी बताया था कि जो हमारा पैंक्रियास होता है उसको हम सभी मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे अलग अलग तरह के हार्मोन्स भी निकलते हैं और इससे अलग अलग तरह के एंजाइम्स भी निकलते हैं। अब हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए हमें किसी खास हार्मोन्स की आवश्यकता नहीं होती, किसी खास हार्मोन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप एंजाइम्स के बारे में बात करो तो एंजाइम्स की भारी मात्रा में ज़रूरत होती है कि खाना पचे, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कई बार आप सभी के एग्ज़ाम में मिक्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, ये मैम मैं पूछने वाली थी, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कई बार ना आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि जो भी मतलब अलग अलग तरह के एंजाइम्स जो होते हैं, जो कि कहाँ से निकल रहे हैं, पैंक्रियास से निकल रहे हैं, उनका क्या क्या नाम यहाँ पर होगा, ठीक है। ये भी कई बार यहाँ पर पूछा जाता है। तो वहाँ से निकलने वाले जो भी एंजाइम्स हैं उनके नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पैंक्रियास से निकलने वाले जो एंजाइम हैं, उनसे निकलने वाले जो एंजाइम हैं उनके क्या क्या नाम हो सकते हैं। पहले नंबर पर आता है लाइपेज। पहले नंबर पर आता है लाइपेज, तो लिख लीजिए इसको, लाइपेज। लाइपेज की अगर हम बात करें तो लाइपेज क्या करता है? जो फैट है, जो वसा है, उसको पचाने में भी यह मदद करता है।
जब मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था किसके बारे में, लीवर के बारे में, बाइल जूस के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारा बाइल जूस होता है वह वसा के पाचन में मदद करता है, लेकिन लाइपेज भी वसा के पाचन में यहाँ पर मदद करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। क्लियर है बच्चों? अब दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर बात करते हैं और वो है यहाँ पर प्रोटीएज। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है प्रोटीएज। अब प्रोटीएज क्या काम करेगा, तो आंसर आपको करना है कि जो भी प्रोटीएज होता है वह प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। किसके? प्रोटीन के डाइजेशन में यह मदद करता है। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पर, उसे भी देखते हैं। तीसरा जो नंबर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा वह है एमाइलेज। एमाइलेज, और जो एमाइलेज होता है उसका क्या काम होता है, तब आपको आंसर करना है कि यह कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में यह मदद करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है जो कि वो भी पाचन में मदद करता है, प्रोटीन के पाचन में, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। ठीक है बच्चों, बेटा कल की क्लास में मैंने आपको बताया था शुगर के बारे में, और जो शुगर होता है उसको शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे वो हम लोगों ने सारा यहाँ पे पढ़ लिया है, और अब हम यहाँ पर बात करेंगे सभी तरह के अंगों के बारे में। ठीक है, और जो दूसरे अंग होते हैं हमारे, उनके बारे में हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारा पाचन तंत्र होता है वह दो भागों में बटा हुआ होता है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वह मुंह से हमारे शुरू होता है एनस तक, यानी कि गुदा तक शुरू होता है, जिसमें हमारे माउथ, ईसोफेगस यानी कि आहार नलिका, फिर स्टमक, आमाशय, फिर उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी आते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाए जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, पाचन ग्रंथियां होती हैं, उसमें तीन, पहले नंबर पर सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां, दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है लीवर यानी कि यकृत, और तीसरे नंबर पर आ जाता है पैंक्रियास। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब एक एक करके हम लोग अपने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, यानी अब हमारी जो आहार नली है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब कभी भी हम आहार नली के बारे में बात करें तो हम अपने माउथ कैविटी यानी मुख गुहा के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अपने मुंह के बारे में यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे। जब कभी भी हम अपने मुंह को देखते हैं तो जो हमारा मुंह होगा उसमें सबसे पहले हमें दांत यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दांत के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन टीथ, मानव दांत के बारे में हम सभी यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, जब हम मानव दांत के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को यह कुछ शब्दों को यहाँ पर समझना होगा, और वो शब्द कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं थीकोडोंट। एक शब्द आता है थीकोडोंट, और हिंदी में इसे हम गर्तदंती के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर एक शब्द आता है जिसे कहा जाता है ब्यूनोडोंट, और हिंदी में इसका कोई अलग से नाम नहीं दिया है, तो मैं इसलिए इसको लिखती हूँ यहाँ पे धार, या जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पे नुकीले दांत। तो लिखो यहाँ पर नुकीले दांत, नुकीले दांत। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब तीसरे नंबर पर मैं यहाँ पर लिखूंगी होमोडोंट, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे
समदंती, समदंती। एक शब्द और यहां पर लिखेंगे हम सभी, हेटेरोडोंट, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं विषम दंती। ठीक है, इसके बाद जो 5वां नंबर आता है वह आएगा यहां पर मोनोफाइकोडोंट, और एक और शब्द आएगा जिसे हम कहते हैं डाईफाइकोडोंट। ठीक है, इसकी हिंदी अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, बाकी सभी ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में नोट करिए। ठीक है, अपनी खुशी में अपनी खुशी देखिए। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी खुशी, करियर, ये वो इधर उधर की बातों पे ध्यान अभी मत दो। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर पढ़ोगे नहीं तो करियर नहीं बनेगा, और करियर नहीं बनेगा तो कोई खुशी नहीं है भाई, साफ सीधी बात है। ठीक है, चलो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर की बातों पे नहीं। अब यहाँ पर हम एक एक करके एक एक शब्दों को समझना सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम थीकोडोंट के बारे में। अब थीकोडोंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को इसको समझाती हूँ। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये मेरे पास एक चार्जर है, चार्जर है। ठीक है, स्क्रीन में देखना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, ये चार्जर है। अब ये जो दो है यहाँ पर आपको ये क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मान लो कि ये दांत की तरह है। कैसे हैं ये, दांत की तरह यह है। ठीक है, अब दांत की तरह यह है। अब मेरे पास एक सॉकेट है। अब सॉकेट की अगर हम बात करें तो सॉकेट का क्या मतलब होता है, तो अगर मेरे पास चार्जर है, उसमें इस तरह से पिन है, दांत है, तो एक सॉकेट जो होगा मेरे पास, उसमें इस तरीके से क्या होगा, छेद होगा, तभी तो आप इसको इसमें लगा पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप अपने मसूड़ों को देखते हो और अपने दांतों को देखते हो, तो जो आपके दांत हैं, जो आपके दांत हैं वो प्रॉपर मसूड़ों में बने हुए जो गड्ढे हैं, जिसको हिंदी में गर्त कहा जा रहा है, इंग्लिश में सॉकेट्स कहा जा रहा है, उसमें धसे हुए हैं। तो ऐसे दांत जो कि सॉकेट्स यानी गर्त, जो गड्ढा की तरह बना हुआ है, उसमें धसे हुए रहते हैं, उन सभी दांतों को हम सभी थीकोडोंट यानी गर्तदंती कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए, अरे पढ़ाई कर लो बच्चों, इधर उधर नहीं, अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि जो हम ह्यूमंस हैं, जो हम सभी मनुष्य हैं, हमारे जो दांत हैं, क्या वह गर्तदंती हैं, क्या वह थीकोडोंट है, तो आप बताएंगे हाँ, क्योंकि जो हमारे गम है, अब ये वो वाला गम नहीं है कि हाय क्या होगा मेरा, वो चली गई, बात नहीं कर रही है, रात से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, बिजी जा रहा था रात को 11:30 बजे, वो किससे बात, ये वाला गम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, नहीं चिपकने वाले गम के बारे में बात कर रही हूँ। गम मतलब मसूड़ा। ठीक है, तो मसूड़े की अगर हम बात करें तो मसूड़े में जो दांत आपका धसा हुआ है, तो ऐसे दांत जो आपके गम यानी आपके मसूड़े में जो सॉकेट्स हैं, जो गर्त हैं, जो गड्ढे बने हुए हैं, वहाँ पर निकलते हुए या धसे हुए नजर आते हैं, उस तरह के दांतों को हम सभी थीकोडोंट के नाम से जानते हैं, गर्तदंती के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि क्या आपके दांत गर्तदंती हैं, क्या आपके दांत थीकोडोंट हैं, तो हाथ उठा के कहोगे यस, हाँ हाँ है। ठीक है, चले, क्लियर है, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, चलो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ब्यूनोडोंट। अब ब्यूनोडोंट की अगर हम बात करें, अपने दांतों को अगर हम देखें तो हमारे दांत ना नुकीले होते हैं, सारे के सारे दांत हमारे नुकीले होते हैं, शार्पनेस होती है उनमें, नुकीलापन होता है। तो ऐसे दांत जिनमें नुकीलापन हो, अब जैसे मान लो कोई ज़बरदस्ती, जैसे बचपन में क्या करते थे, कोई अगर कुछ कहता था, गुस्सा आ जाता, काट देते थे फटाक से। ठीक है, तो हिंसक प्रवृत्ति की तो रहे हैं हम बचपन से। ठीक है, या फिर अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मनुष्यों की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे गाजर खाते हैं, कट 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 करके दाग चॉपिंग कर देते हैं, काट देते हैं। अपने कोई भी दांत देख लो, अगर आप सामने के दांत देखो, साइड के दांत देखो, सामने वाले क्या कहलाते हैं? इंसिसर्स। अभी पढ़ाऊंगी मैं आपको सारा, कृंतक दांत, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक सब पढ़ाया जाएगा। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि आपके दांत कैसे हैं, उनमें शार्पनेस होता है, उनमें नुकीलापन, पैनापन होता है। तो ऐसे दांत जिनमें पैनापन है, जिनमें नुकीलापन है, इस तरह के दांतों को हम क्या कहते हैं? ब्यूनोडोंट। तो ये बताओ कि आपके दांत ब्यूनोडोंट है? तो फिर एक बार हाथ उठा के बोलो कि हाँ है मैम, है ना, हमारे दांत ब्यूनोडोंट हैं। ठीक है, आई बात समझ? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे होमोडोंट के बारे में। होमोडोंट मतलब समदंती। होमो मतलब होता है एक जैसे, समान, सम मतलब समान, सब एक जैसे, और दंती मतलब दांत। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके सभी दांत बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं और उनको हम होमोडोंट दांत कहते हैं, यानी समदंती कहते हैं। यानी उनके कोई भी दांत उठा के देख लो, उनका शेप और साइज, आकृति और आकार एक जैसा ही दिखाई देगा और उसे क्या कहा जाएगा? होमोडोंट। तो यह बताओ कि क्या हमारे दांत होमोडोंट हैं? हाथ उठाए ना तो हाथ काट दिए जाएंगे। बेटा नहीं है, हमारे 4 प्रकार के अलग अलग दांत होते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें तो हम होमोडोंट नहीं हैं। हमारे दांत कैसे हैं? हमारे दांत हिटरोडोंट हैं। हिटरो मतलब विषम, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो 4 अलग अलग प्रकार के दांत हमारे अंदर हैं। तो हम सभी कैसे हो गए? विषम दंती, हिटरोडोंट यहाँ पर हो गए। आगे बात समझ यहाँ पर? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है। हाँ, एक और बात बता दूं, कुछ मछलियाँ होती हैं, कुछ सरीसृप होते हैं, कुछ घड़ियाल होते हैं, मतलब सॉरी घड़ियाल को क्या कहोगे आप, किसमें? क्रोकोडाइल फैमिली के गेविएटर्स वगैरह, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें होमोडोंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर हम अपनी बात करें तो हम सभी कैसे हैं? विषम दंती हैं, हिटरोडोंट यहाँ पर हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर मोनोफाइकोडोंट। अब नेक्स्ट क्या आएगा? मोनोफाइकोडोंट। इसका क्या मतलब है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर 2 शब्दों को ध्यान रखना। मोनो का क्या मतलब होता है? मोनो मतलब होता है एक बार, एक बार। ठीक है, और डोंट का मतलब होता है दांत। तो ऐसे दांत जो हमारे जीवन में सिर्फ एक बार ही निकलते हैं, उस तरह के दांतों को हम सभी मोनोफाइकोडोंट कहते हैं। ओके, और डाईफाइकोडोंट मतलब 2। तो हमारे ऐसे दांत जो हमारी पूरी जीवन अवधि में, पूरी लाइफ साइकिल में 2 बार निकलते हैं, उन्हें हम सभी डाईफाइकोडोंट कहते हैं। तो अब यहाँ पर बताइए कि क्या हमारे दांत मोनोडोंट है? क्या हमारा कोई दांत मोनोडोंट है? क्या हमारा कोई दांत डाईफाइकोडोंट है? बताओ बताओ बताओ। नहीं काटेंगे दांत, बताओ बताओ बताओ। नहीं काटूंगी मैं, मजाक कर रही हूँ। चलो, हिटरोडोंट है हम सब, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कुछ दांत मोनोफाइकोडोंट हैं और कुछ दांत डाईफाइकोडोंट हैं। ठीक है, तो मोनोफाइकोडोंट की अगर हम बात करें तो हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे दांत हैं जो सिर्फ एक बार ही उगते हैं, और वह कौन से होते हैं? तो लिखो यहां पर प्रीमोलर्स, यानी अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। ठीक है, और बाकी के जो दांत होते हैं वह कैसे? डाईफाइकोडोंट, जो 2 बार उग जाते हैं। तो आप लोगों ने सुना है ना, सुना क्या है? इतने बड़े तो वही दूध के दांत थे, कभी दूध के दांत टूट करके गिर गए, अब जो टूट के गिर गए तो उसकी जगह परमानेंट टीथ आए हैं, दोबारा दांत आए हैं, आपके वयस्क दांत आए हैं, तो 2 बार दांत आए ना। लेकिन अगर प्रीमोलर्स, अग्रचवर्णक के बारे में हम बात करें
तो ये दांत ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार ही उगते हैं। और आपको जान के ये बड़ी हैरानी होगी कि जब दूध के दांतों के बारे में बात होती है, मिल्क टीथ के बारे में बात होती है, तो मिल्क टीथ के टाइम पे प्री मोलर्स अग्रचवर्णक नहीं होते हैं। उस टाइम पे जब टेम्पररी दांत की बात हो तो प्री मोलर्स नहीं होते हैं। जब परमानेंट यानी प्रॉपर अच्छे तरीके से दूध के सारे दांत टूट गए और जब दोबारा सारे दांत उग रहे हैं, तब उस टाइम पर प्री मोलर्स उगते हैं। आई बात समझ? था ना इंटरेस्टिंग? ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने भी दांत होंगे आपके, वो सभी के सभी कैसे होंगे? डाइफाइकोडोंट यानी 2 बार उगेंगे। ठीक है। कमेंट देख लूं। मैम खान सर को मत बताना हमारी शिकायत सर दांत काट लेते हैं। अरे बच्चों नहीं बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई? मैम मेरे 2 दांत ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद निकला था। लेकिन वो वाले जो दांत होंगे ना बेटा, जो आप बता रहे हो, वो विजडम टीथ होगा, अक्ल की दाढ़ उसको कहते हैं। अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है। अभी मैं उसे यहाँ पे नहीं लिखवा रही हूँ, अभी और थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है। तो अभी सिर्फ आप इतना यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो चलो एक बार फटाफट से टेस्ट हो जाए जितना पढ़ाया है। तो चलो बच्चों बताओ, क्या हमारे दांत थीकोडोंट हैं? क्या हमारे दांत गर्ददंती हैं? आंसर हाँ है। ठीक है। क्या हमारे दांत बोनोडोंट हैं, यानी कि नुकीले दांत हैं, पैने दांत हैं, शार्पनेस है हमारे दांतों में? हाँ बिल्कुल है। ठीक है। नेक्स्ट, क्या हमारे दांत होमोडोंट हैं, समदंती हैं? नहीं है, क्योंकि हमारे जो सारे दांत हैं वह कैसे हैं? विषमदंती हैं, हेट्रोडोंट हैं। 4 अलग अलग प्रकार के दांत हैं। क्या हमारे कुछ दांत मोनोफाइकोडोंट हैं, जो जिंदगी में सिर्फ एक बार उगते हैं? यस हैं, जिन्हें हम प्रीमोलर्स कहते हैं। और बाकी के जो दांत हैं हमारे, वो हमारी पूरी जिंदगी में 2 बार उगते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? डाइफाइकोडोंट कहते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, यहां तक समझ आ गया? क्लियर था? आगे बढ़े। ठीक है, ऑल सेट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम यहां पर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि अगर हम अपने दांतों को देखें तो हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे जो दांत होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स, 4 प्रकार के यह दांत हमारे होते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दांत कहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आंसर करना कि जो दांत होता है वो हमारे जबड़ों में दिखाई देता है, जबड़ों में धंसा हुआ दिखाई देता है। तो अगर आप अपने मुंह को खोल को देखें, ई करके देखो अपने दांतों, अपने देखो ई, ऊपर जबड़ा नीचे जबड़ा, ऊपर जो जबड़ा दिखाई दे रहा है, नीचे जबड़ा दिखाई दे रहा है, उसी में ही सारे दांत फिट होते हैं। और ऊपर के जो दांत होते हैं बेटा, सॉरी, ऊपर का जो जबड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिला। और नीचे का जो जबड़ा होता है उसको हम मैंडिब्यूलर कहते हैं। ठीक है। और यह भी आपको ध्यान में रखना कि अगर हम पूरे स्कल यानी पूरी खोपड़ी के बारे में बात करते हैं, तो पूरी खोपड़ी में कोई भी बोन, कोई भी हड्डी मूव नहीं करती है, कोई भी गतिशीलता नहीं दिखाती। लेकिन अगर हम निचले जबड़े के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम अगर मैंडिब्यूलर के बारे में बात करते हैं, निचले जबड़े के बारे में बात करते हैं, इस भाग के बारे में, तो यह मूवेबल होती है, गतिमान होती है। तो आप जब खाना खाते हो तब यह हिलती डुलती है, जब आप बोलते हो तब यह हिलती डुलती है। तो इस चीज़ को मैंने अलग से इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि आपका स्कल जो है, आपकी जो खोपड़ी है वो अचल है। ठीक है, उसमें ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन ऐसी कौन सी हड्डी है जिसमें आपको मूवमेंट दिखाई देता है, जो मूवेबल है? तो आंसर करना मैंडिब्यूलर यानी निचला जबड़ा। तो गाय, भैंस सबके पास, सबने देखी होगी। ठीक है। नेक्स्ट, जब वह चारा खाती है, भूसा खाती है, जल्दी जल्दी खा के बैठ जाती है और फिर देखना जुगाली करती है, ऐसे मुंह को वाव 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 ऐसे घुमा घुमा के, तो उसका फेस ऐसे ही रहेगा।
लेकिन उसका जो निचला जबड़ा रहेगा वो इस तरह से रोटेट करता है। देखो जरा ध्यान से, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि जो निचला जबड़ा है वो रोटेट करता है, ठीक है। तो जितने भी हम मैमल्स होते हैं, जितने भी हम स्तनधारी प्राणी होते हैं, उनमें यही सेम बात आपको देखने के लिए मिलती है। और 4 प्रकार के दांत ह्यूमंस यानी मनुष्यों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब इनके नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। मैम मोनोफाइकोडोंट खराब हो गए और निकल भी गए, खराब क्यों हो जाते हैं दांत? डिपेंड करता है बेटा। पहली चीज़ तो यह है कि अगर दांतों की सही देखभाल नहीं होता तो दांत खराब हो जाते हैं। दूसरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे पायरिया वगैरह का रोग हो जाता है तो भी ऐसा होता है, ठीक है। और कहीं कहीं पर अगर आप पानी के बारे में बात करते हो तो पानी भी काफ़ी हार्ड वाटर होता है, तो हार्ड वाटर पीने की वजह से भी इस तरह की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो हमारे दांत होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और ये जो 4 प्रकार के दांत होते हैं इनके क्या क्या नाम होते हैं? तो नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर हम लिखना शुरू करते हैं। पहला नंबर और वो है इंसिसर। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर कैनायन। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है प्रीमोलर्स। और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आता है मोलर्स। चलो इंग्लिश में हो गया, अब हिंदी में लिखते हैं। ये होता है कृंतक, ये होता है रदनक, ये होता है अग्रचवर्णक, और ये होता है चवर्णक, ठीक है। चलो फटाफट से इसको नोट कर लो जिन्हें लिखना था। मैम बस करिए डाटा खत्म हो गया है। नहीं नहीं बेटा, अभी टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा और पढ़ेंगे अभी। ऐसे कैसे कोर्स कंप्लीट होगा आपका? फिर आप लोग मुझे बोलोगे कि मैम ने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, ये है वो है। मैम ने सब कुछ कंप्लीट कराया। चलो ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारे दांत होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार, पहला है इंसिसर, दूसरा है कैनायन, फिर होता है प्रीमोलर और मोलर। और हिंदी में अगर हम बात करें तो पहला होता है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो 4 अलग अलग तरह के दांत आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सबका शेप और साइज यानी आकार और आकृति अलग अलग होती है, ठीक है। क्लियर है? तो आप देख सकते हो ना, सारे दांत आपको अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि ये जो कृंतक है, ये जो दांत, ये कहाँ पर पाया जाता है। अगर आप कृंतक के बारे में बात करेंगे तो जो कृंतक दांत है वह कहाँ पर पाया जाता है? अगर आप अपने दांतों को देखो तो दांतों में जो सामने के दांत हैं, जो सामने के जो दांत हैं जो काफ़ी शार्प होते हैं, है ना। अगर हम गाजर के बारे में बात करें तो गाजर रखो, कट कर 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 करके काट लो, या फिर एप्पल पकड़ के जब आप खाते हो इस तरह से, है ना, तो जो यहाँ पर कह सकते हो चॉपिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए जो यहाँ पर दांत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है यहाँ पर? तो आंसर करना, इंसिसर कहा जाता है। सामने के 4 दांत, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ यह पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कैनायन। कैनायन की अगर हम बात करें तो जिसे हम रदनक कहते हैं। रदनक दांतों की अगर हम बात करें तो यह काफी शार्प होते हैं। शार्प मतलब काफी नुकीले होते हैं। अगर आप देखो ये वाले दांत, मेरा तो और ज्यादा शार्प है, ठीक है। बचपन में लोग मुझे वैम्पायर्स कहते थे। चलो ये वाले और यहाँ वाले देखा शार्प होते हैं। अगर आप बिल्ली को देखो, कुत्ते को देखो, किसी हिंसक पशु को देखो जैसे शेर, बाघ, इन सभी को देखो, चीता, तो उनमें तो और ज़्यादा शार्प होता है, ठीक है। और उनमें क्यों यह शार्प होता है? क्योंकि यह टीयरिंग, फाड़ने के काम आता है। तो जो भी भोजन आप खा रहे हो उसको फाड़ने के काम यहाँ पर आएगा। इसका यह मतलब है कि अगर आप हिंसक पशुओं के बारे में बात करें तो मांस को चीर फाड़ करने का काम यह करता है। अब जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, जो वेज हैं मेरी तरह, तो वो कुछ अगर खाते हैं
तो उसमें भी कई बार वह हेल्प करता है। लेकिन खास तौर से अगर हम देखें तो जो हिंसक पशु होते हैं, मतलब जैसे चीता है, बाघ है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनमें यह काफ़ी शार्प होते हैं, क्योंकि यह पकड़ने के लिए, चीड़-फाड़ करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से एडॉप्टेड होते हैं, यानी अनुकूलन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका प्री मोलर, और फिर लाइन से लगे हुए होते हैं मोलर, यानी पहले आता है अग्र चवर्णक और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ सभी तरह के चवर्णक लगे हुए होते हैं। तो अग्र चवर्णक और चवर्णक यानी प्रीमोलर्स और मोलर्स, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है ग्राइंडिंग का, पीसने का। तो जो भी खाना आपने खाया उसको पीसने का काम, अच्छे से पीस रहा है ना, तो वह काम कौन कर रहा है यहाँ पर? प्रीमोलर और मोलर, यानी अग्र चवर्णक और जो चवर्णक है उनका काम यह यहाँ पर है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ओके, एक मोलर तो आ ही था ही मेरा श्रेया अभी रुक जाओ, सारे आएंगे। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगी मैं, वो भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पर? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। अब जब कभी भी हम अपने दांतों के बारे में बात करते हैं तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि जो दांत हैं वह 2 सेट में आते हैं। हमारे जो दांत होते हैं वो 2 सेट में यहाँ पर निकलते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे टीथ होंगे वह 2 सेट में यहाँ पर निकलते हैं। पहला जो सेट होता है उसे हम सभी कहते हैं मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत। ठीक है, इसी को हम सभी टेम्पररी टीथ भी कहते हैं, यानी कि टेम्पररी टीथ मतलब जो हमेशा के लिए नहीं है, अस्थायी है। तो नेक्स्ट लिखो यहाँ पे, अस्थायी दांत भी कहते हैं। बहुत सारी पुस्तकों में डेसिडुअस शब्द भी दिया हुआ होता है, यानी पर्णपाती, मतलब जो टूट के गिर गए, है ना। अब वैसे तो अगर देखो पर्णपाती मतलब होता है पतझड़ वाले वो पेड़ पौधे, बट यहाँ पे टूट के गिर गए, है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ मिल्क टीथ यानी टेम्पररी टीथ यहाँ पर लिखवा रही हूँ। दूसरे नंबर पर आते हैं यहाँ पर परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ यानी स्थायी दांत, स्थायी दांत। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते। जब वह लगभग 7-8 महीने का हो रहा होता है उस टाइम उसके दूध के दांत यहाँ पर निकलना शुरू होते हैं। और जब कोई बच्चा लगभग 11-12 साल का हो रहा है, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 14 साल तक के बीच में वो दांत टूट के गिर जाते हैं और उनके बदले में नए दांत आ जाते हैं, जिनको हम सभी परमानेंट टीथ यानी कि स्थायी दांत यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है, जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो मिल्क टीथ की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मिल्क टीथ की जो कुल संख्या है वह है 20 इन नंबर, यानी 20 दांत यहाँ पर दिखाई देते हैं। जबकि परमानेंट टीथ जो होते हैं उनको 32 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 32 दांत आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात होगी कि क्या दांत 32 ही होते हैं? क्या दांत 33 नहीं हो सकते? या अगर मैं अपनी बात करूं तो पता नहीं, शायद मेरे 32 दांत तो नहीं है, 32 दांत से कम होंगे या फिर ज़्यादा होंगे, ऐसा भी हो सकता है। मान लो अगर मेरे 32 दांत नहीं हैं तो क्या मैं एलियन हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जब दांत टूटते हैं, जब नए दांत टूटते हैं, नए दांत उगते हैं, तो जो नए दांत होते हैं उनको बढ़ने के लिए काफ़ी जगह मिलती है, तो वह दूसरे के स्थान को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, दूसरे के स्थान को भी वह घेर लेते हैं। तो जो बाद में जो दांत उग रहा होता है उसको उगने का स्थान ही नहीं मिलता, तो वो कहीं पीछे आगे निकल सकता है या फिर नहीं निकल सकता, है ना। तो कम ज़्यादा हो सकता है। तो फिर हम 32 दांत को ही क्यों काउंट कर रहे हैं?
क्यों कह रहे हैं कि 32 दांत ही? वो इसलिए क्योंकि एन एवरेज अगर आप देखो, यानी एवरेज औसत रूप में अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखते हैं, अपनी जनसंख्या को देखते हैं, तो 32 दांत यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मसूड़ों में सॉकेट्स बने हुए हैं, गर्त बने हुए हैं, यानी जहाँ से दांत को उगना है या अटैच होना है, वो 32 खांचे ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए माना जाता है कि 32 दांत आइडियल है। ठीक है, किसी किसी के दांत देखिए बिल्कुल मोती के समान होते हैं, तुमने देखा होगा ना, जब हिंदी पढ़ते होंगे उन्होंने लिखा मोती के समान दांत थे, अनार की तरह लगे हुए थे। भाई मेरे तो नहीं है, मेरे तो आगे पीछे दांत हैं शायद, हाँ है अभी। ठीक है, मतलब बाकी सब तो सेट है, इधर इधर वाले दांत हैं। इधर वाला जो दांत है वो एक निकल गया, मम्मी पापा कहने लगे ये कैसा दांत है, इसको दबा के ठीक करो, दब तो रहा नहीं था। फिर इधर का दांत रोज दबा दबा के सेट किया गया, पर इधर का दांत निकला ही हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हीरे जैसे दांत है। चलो ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान हो गई बेटा। तो अगर हम बात करते हैं दूध के दांत के बारे में, तो दूध के दांत 20 और स्थायी दांत हमारे 32 यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला के बारे में। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। दंत सूत्र के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलो, अब होगा यहाँ पे दंत सूत्र। आपके एग्जाम में दंत सूत्र के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है, इनडायरेक्ट है, पर कैसे है मैं बताती हूँ। पर पहले दंत सूत्र हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हम छोटे बच्चों का दंत सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। लिखो 2 3, सॉरी गलत लिख रही हूँ, 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2 इंटू 2। ठीक है, बहुत सारी पुस्तकों में लिखा होता है I 2/2, C 1/1, PM 0/0, M 2/2 इंटू 2। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ होता है। ठीक, दूसरी तरफ भी मैं लिख देती हूँ। ये है आपका 2 1 2 3 और 2 3 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, 2 1 2 3 इंटू 2। या फिर लिखा हुआ आपको मिलेगा I 2/2, C 1/1 और PM 2/2, M 3/3 इंटू 2। ठीक है, चलो लिखो यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलो लिख लिया सभी ने? ओके, अब यहाँ पर बेटा ये बस 5-10 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, है ना। कुछ बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, बस करिए मैम बस करिए। अब डाटा बचा के रखा करो, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा भैया, पढ़ना तो पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब डेंटल फॉर्मूला की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका यह डेंटल फॉर्मूला है, बड़े लोगों का ये डेंटल फॉर्मूला है। इस तरह से भी लिखा हुआ जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, अब एक एक करके मैं चीज़ों को आपको पढ़ाती हूँ। अब जैसे कि हम नॉर्मली तौर पर देखें तो ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ है 2102 है ना, ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ है यह दांत दिखाता है कि ऊपर जबड़े में कितने दांत हैं और किस तरह से लगे हुए हैं। बाकी नीचे जो लिखा हुआ होता है वह निचले जबड़े के बारे में बताता है और एक तरफ का ही बताता है। और जब हम इसको इंटू 2 कर देते हैं तो इधर के भी दांत और बिल्कुल ऐसे ही इधर के भी दांत। ठीक है, तो इसीलिए इसको इंटू 2 किया जाता है। ICPM क्या है? I मतलब होता है इंसिसर कृंतक, C मतलब होता है कैनायन यानी कि रदनक, PM मतलब होता है
प्री मोलर, जिसको अग्र चवर्णक कहा जाता है, और M मतलब होता है मोलर, ठीक है, यानी कि चवर्णक। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें बेटा तो आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा PM प्री मोलर, प्री मोलर मतलब अग्र चवर्णक, और अग्र चवर्णक की अगर हम बात कर रहे हैं तो अग्र चवर्णक यहाँ पर नहीं है, जीरो है, नहीं है। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हो अग्र चवर्णक यहाँ पर उपस्थित है, और इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि अग्र चवर्णक नहीं है। तो 2102 इंटू 2 आपका क्या हो गया, डेंटल फॉर्मूला छोटे बच्चों का। और अगर हम बात करें बड़े बच्चों के बारे में तो 2123/2123 इंटू 2, यह क्या हो गया, परमानेंट टीथ यानी कि स्थायी दांत। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बात समझ आ गई। अब आपके एग्जाम में डेंटल फॉर्मूला अगर देता है तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार वह पूछता है कि बड़े लोगों में कितने कृंतक होते हैं, कितने रदनक होते हैं, कितने अग्र चवर्णक होते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे कैलकुलेट करके आप लोगों को निकालना होता है। तो चलिए कैलकुलेट करके निकालते हैं इसे, यह कैसे निकलेगा। तो चलो एक तरफ हम लिख देंगे कोई छोटा बच्चा है, और एक तरफ है यहाँ पर कोई एडल्ट। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें डेंटल फॉर्मूला के माध्यम से इनके दांतों को निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, तो डेंटल फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर पहले 2102 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एक करके चीज़ों को निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर इंसिसर, जिसको हम कहते हैं कृंतक। कितने दांत कृंतक के होंगे, कितने दांत कैनायन यानी कि रदनक के होंगे, कितने दांत प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक के होंगे, और कितने दांत मोलर यानी कि M चवर्णक के होंगे। अब पहले इसको एक एक करके हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम सभी कृंतक निकालते हैं यहाँ पर। ओके, अब कृंतक की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि ये वाला जो लिखा जाता है ये किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर कृंतक को दर्शा रहा है, यानी कि 2/2 और इंटू 2। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम क्या देखेंगे, 2 2 जा यानी 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब हमें यहाँ पर इसको भाग नहीं देना कि भैया 0 कर दिया, नहीं, भाग नहीं देना। ऊपर के जो दांत थे, नीचे के दांत, इनको यह दर्शा रहा है। तो ऊपर के मसूड़े में 4 दांत, नीचे के मसूड़े में 4 दांत, तो टोटल 8 दांत। तो हमें यह पता चला कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें टोटल कितने कृंतक होते हैं, 8 कृंतक होते हैं, 8 इंसिसर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, रदनक के बारे में। तो रदनक क्या है, ये वाला। तो क्या हुआ, 1/1 इंटू 2, तो क्या हो गया 2, और ये कितना हो गया 4, है ना, मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2। ऊपर का मसूड़े का दांत, नीचे के मसूड़े का दांत, तो टोटल कितना हो गया 4। तो रदनक कितना हो गया 4। समझ आ रहा है बेटा, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कुछ भी निकल रहा है ये। चलो ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट यहाँ पर बनेगा वह है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक हमको पता है 0 है, लिख दो 0। अब हम चवर्णक के बारे में बात करते हैं। चवर्णक कितना हो गया यहाँ पर 8। तो अगर आप इसको पूरा जोड़ो, 8 4 ठीक है, आपस में बातें नहीं, कितना हो गया 8 + 4 + 8 कितना हो गया टोटल यहाँ पर 20 आपको दांत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैम अगर कैलकुलेशन करने में कंफ्यूजिंग हो जाता है या हमें वहाँ पर याद नहीं होता तो हम क्या करें।
तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर पाओ तो अच्छी चीज़ है, नहीं याद कर पाओ तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि छोटे बच्चों में कृंतक 8 है, रदनक 4 है, अग्र चवर्णक 0 है और चवर्णक 8 है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, एडल्ट। एडल्ट में होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3 इंटू 2, यानी 32 दांत हमको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, चलो, है ना। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंसिसर कितना होगा, 8 ही होगा। फिर कैनायन रदनक कितना होगा, 4 ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्री मोलर के बारे में बात करते हैं तो गिनती बदल जाती है। प्री मोलर यहाँ पे नया आया, वह कितना होगा, 8। और मोलर की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 12। आप टोटल करके दे सकते हो, यहाँ पे 32 दांत आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आप लोग चाहो तो इसको डायरेक्टली भी यहाँ पर याद कर सकते हो। अब एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ, और वो है विजडम टीथ। 5 मिनट का और है बेटा, उसके बाद छुट्टी कर दूंगी, ठीक है, परेशान मत हो। अब है यहाँ पर विजडम टीथ। विजडम टीथ को हम सभी क्या कहते हैं, अक्ल की दाढ़ कहते हैं, या फिर बुद्धिमत्ता वाला दांत कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा विजडम टीथ है यह कौन सा दांत होता है, और अक्ल की दाढ़ अगर हम इसे कह रहे हैं तो अक्ल के साथ इसका क्या संबंध होता है, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर कि जो विजडम टीथ होगा दैट इज लास्ट मोलर। क्या होता है यह, लास्ट मोलर्स, यानी अंतिम चवर्णक को, हमारे जो दांत लगे हुए हैं उसमें जो अंतिम चवर्णक होते हैं उनको हम सभी क्या कहते हैं, लास्ट मोलर्स को क्या कहते हैं, विजडम टीथ यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है कि क्या इसका हमारे अक्ल के साथ कोई संबंध है, कोई इसका अक्ल के साथ संबंध है, तो आंसर नहीं, हमारे अक्ल के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। तो फिर इसे विजडम टीथ क्यों कह रहे हैं, अक्ल की दाढ़ क्यों कह रहे हैं। तो जब नई नई बात है, जब सभ्यता शुरू हुई तो उस टाइम पे कैलेंडर और समय देखने का अभाव होता था। मतलब हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में तो कैलेंडर और देखना और समय गिनना, घड़ी, है ना, ये सब तो बहुत वेल डेवलप्ड था, बहुत अच्छे से सुविकसित था, लेकिन सभी तरह की सभ्यताओं में ऐसा नहीं था। तो हम मान के चलते हैं कि उस टाइम पे छोटे छोटे कबीले रहे होंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइम पे मान लो कि कोई राजकुमार बोले कि भाई पापा पापा मुझे राजा बनना है, मेरी शादी करा दो, तो उस टाइम पे राजा और महाराजा क्या कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, अभी तो तुम छोटे हो, जब तुम्हारे अक्ल की दाढ़ आ जाएगी तब हम तुम्हें राजा बनाएंगे और सुंदर सी राजकुमारी के साथ शादी भी करवाएंगे। मतलब बच्चे होते हैं ना, बहला देते हैं, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहला दिया होगा कभी ना कभी, तो है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन इसका अक्ल के साथ कोई संबंध नहीं है, और धीरे धीरे जब राजकुमार उस योग्य होता था तो भाई सिंपल सी बात है, उसको राजा बना दिया जाता था, और बच्चे को ये सब चीज़ें याद रहती भी नहीं थी एक टाइम के बाद। तो मेरे को लगता है कि तभी से विजडम टीथ इसका नाम पड़ गया, लेकिन इसका अक्ल के साथ कोई संबंध नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी में कोई भी अक्ल की दाढ़ आती ही नहीं है, आती है तो सारी नहीं आती, एक आ जाती है बड़ी मुश्किल से। और यह भी देखा गया है कि जब आती है तो भारी दर्द होता है ना, वहाँ पे खुजली होती है, जलन होता है, दर्द बहुत महसूस होता है, और मैंने कई लोगों का देखा है कि मुंह सूज भी जाता है, इतना दर्द होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब बचपन में दांत आते हैं या फिर बाद में दांत आते हैं तो उस टाइम पे हमारा मसूड़े की जो ऊतक होते हैं, वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, तो उस टाइम पे जब दांत निकलता है तो उतना दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन जब आपकी एक एज हो गई, आप 18 साल के हो गए, और ध्यान रखना कि 18 साल के बाद यह आता है, अगर आ रहा है तो उस टाइम तक मसूड़ा काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो जब दांत वहाँ से निकलेगा, मसूड़ा ऑलरेडी क्या हो गया है,
एकदम मजबूत हो गया है, तो उसको फाड़ करके बाहर निकल रहा है, एक तरह से उसको अंदर से कट करके फाड़ के निकल रहा है, बड़ी मेहनत से निकल रहा है, तो मसूड़े में दर्द तो होगा, है ना। तो इसीलिए काफ़ी दर्द यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और यहाँ पे लिखवाती हूँ। अगर आप विजडम टीथ के बारे में बात करें तो इसे भी हम सभी मोनोफाइकोडोंट के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह भी हमारे जीवन में सिर्फ एक बार ही निकलता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक नोट लिखवा रही हूँ, इसे जरा ध्यान से समझना। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मोनोफाइकोडोंट का एग्जाम्पल्स बताओ, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर आता है प्रीमोलर्स और फ्यूमोलर्स। फ्यूमोलर्स हम किसके लिए लिख रहे हैं, विजडम टीथ के लिए। तो ये सबसे करेक्ट आंसर है। अगर आप मोनोफाइकोडोंट के बारे में बात करते हो जो जीवन में सिर्फ एक बार उगते हैं, तो प्रीमोलर्स यानी कि जो हमारा अग्र चवर्णक है और कुछ चवर्णक जिसमें अक्ल की दाढ़ जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में कुछ ऐसा आ गया, क्या आ गया कि यह बताओ ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, तब क्या करोगे। तो उस टाइम पर हम प्रीमोलर्स को ही ज्यादा प्राथमिकता देंगे। अगर यह दोनों साथ में लिखा है तो सबसे बेस्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि अक्ल की जो दाढ़ है वो भी जिंदगी में एक ही बार उग रही है, पहले नहीं उग रही थी। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक चूज करना हो तब हम किसे चूज करेंगे, अग्र चवर्णक, क्योंकि अग्र चवर्णक तो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन चवर्णक तो थे ना। वो अलग बात है कि अक्ल की दाढ़ बाद में आई और अक्ल की दाढ़ भी चवर्णक होती है, तो ये अलग बात है। लेकिन इन दोनों में अगर चूज करना पड़े तो किसको चूज करेंगे, हम प्रीमोलर्स को पहले प्राथमिकता यहाँ पर देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है बेटा, उसके बाद छुट्टी। एक और क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके अक्ल की दाढ़ कौन सी है, पहला थर्ड मोलर, फोर्थ मोलर्स, सेकंड मोलर्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तब आपका आंसर क्या होगा। यानी कि तीसरे नंबर का चवर्णक, चौथे नंबर का चवर्णक, दूसरे नंबर का चवर्णक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलो बताओ बच्चों, कमेंट देखती हूं मैं यहां पर। मैम 18 साल से ज़्यादा हूँ, लेकिन अभी तक अक्ल की दाढ़ नहीं आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम लड़कियों में विजडम टीथ नहीं होता है क्या। महेश एक बात बताओ बेटा, कि जब हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम मानव के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों आते हैं। ठीक है, तो दोनों में ही होगा ना। बाई चांस नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन होगा तो दोनों में ही। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं थर्ड, कुछ बच्चे कह रहे हैं फोर्थ, कुछ कह रहे हैं सेकंड, कुछ कह रहे हैं नन। ऐसे जितने बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि थर्ड मोलर, बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि थर्ड मोलर सही होगा दीदी, और उनका बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। फोर्थ मोलर वाले बन जाओ मुर्गा, ठीक है, और मुर्गी भी बनो सभी लड़कियां,
ठीक है, पिटाई होनी चाहिए यहाँ पे, हाथ पकड़ के ऊपर ऐसे ऐसे करके खड़ा हो जाओ जहाँ पे भी हो, बीच सड़क में पड़ रहे हो वहाँ पे भी खड़ा कर दूंगी मैं ऊपर हाथ ऐसे, गलत बात है बेटा। मैं तुमको क्या यहाँ पे बता रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जो विजडम टीथ है वह लास्ट मोलर है, अंतिम चवर्णक है, ठीक है, अंतिम है, लेकिन अंतिम है तो फोर्थ थोड़ी लगा दोगे, या मैं 6, 8, 10, 15, 20 लिख दूंगी तो तुम 20 वाले को ठीक कर दोगे, ऐसा नहीं होता। थर्ड मोलर क्यों होगा, क्योंकि बच्चे 3 जोड़ियों में ही तो मोलर्स होते हैं, तो तीसरे नंबर का ही तो होगा विजडम टीथ, गड़बड़ बात है। इसीलिए मैंने ये बता दिया क्योंकि मैंने काफी बच्चों को गलत करते देखा था लास्ट बार एसएससी के पेपर में, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, चिकन बिरयानी बनाएंगे बेटा, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। ओके बच्चों, टाइम भी हो गया है आप लोगों का, तो ये टीथ जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी टंग, जीभ पढ़ाऊंगी मैं कल, ठीक है। तो जीभ पढ़ेंगे, आमाशय पढ़ेंगे, छोटी याद बड़ी याद करेंगे, और सारा ये कल पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है जैसा मैंने लिखा है वैसे ही मैं आप लोगों को अपलोड करा दूंगी, लेकिन बच्चों अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट के लिए मैं अलग से पीडीएफ दूंगी ताकि तुम्हारे पेज बचें, ठीक है। पता लगा कि प्रिंट आउट निकाल के ही मम्मी पापा का पैसा खर्च कर दिया। चलो, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। कल 4 बजे फिर से आप लोग क्लास में आ जाना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, और साथ में रेटिंग ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। इतनी मेहनत से टीचर्स पढ़ाते हैं तो रेटिंग ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।